अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले खेल और खिलाड़ियों की बात करें तो दौरा इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर रवाना हो गई है। इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली कप्तान, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक और खुशदिल समेत दीगर शामिल हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तज्जियाकार फवाद मुस्तफा से। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, क्रिकेट माहिरीन टीम के इंतखाबात खिलाड़ियों से क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली अच्छी बात तो यह है कि क्रिकेट शुरू हो रही है, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही है और बहुत ही मुश्किल मरहला था बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स जो थे उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और उसके बाद खतरात ये हो गए थे कि इंग्लिस्तान की तरफ से मना ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्रिकेट हो रही है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी फाइनेंशियली कि अगर खेल होगा तो उनकी भी आमदनी होगी। तो एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल से कि खेल शुरू हो गया है। अब सीरीज में तो अभी काफी टाइम है, अभी जाके वहां आराम करेंगे, 14 दिन टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर 14 दिन एक रहा जाएगा, आइसोलेशन में रखेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे नेट प्रैक्टिस। बट ओवरऑल गुड न्यूज ये है कि क्रिकेट शुरू हो रही है। अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज इंग्लैंड के साथ अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की होगी। तो ये एक अच्छी खबर है, शुरू हो रही है कम से कम क्रिकेट। सही। फवाद साहब, इंग्लैंड के दौरे पर हैं और ये मैचेस मैनचेस्टर में होने जा रहे हैं, तो वहां की पिच के हवाले से काफी हमें नजर आता है कि काफी इनकी अच्छी वहां पर पहले प्रैक्टिस रही है। आप क्या समझते हैं कि किस फील्ड में ज्यादा काम करने की जरूरत है? बॉलिंग पर, बैटिंग पर क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? इस वक्त कंडीशंस का तो कह सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन पूरे सीजन में इंग्लैंड में भी क्रिकेट नहीं हुई है। तो ये कहना कि जी विकेट्स कैसा खेलेंगे, पिच कैसा खेलेंगे जैसा पहले की, बिकॉज होता ये था कि जब आप अगस्त में जाते थे तो आधा सीजन हो चुका होता था, तो विकेट बेहतर हो चुकी होती थी। इस बार क्रिकेट अभी तक हुई नहीं है, तो ये कहना काफी मुश्किल है कि जी क्या कंडीशंस कितना बैटिंग के लिए साजगार रहेंगी या बॉलिंग के लिए। ओवरऑल एक रीजनेबल टीम है। मेरी उम्मीदें हैं कि फवाद आलम को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सही, ओवरऑल रीजनेबल टीम है। फवाद मुस्तफा साहब साथ ही मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक साहब अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। नादरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादरा साहबा, एक तो ये फरमाएगा कि क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए टीम से, खिलाड़ियों से, और दूसरा साथ ही साथ जिस तरह से फवाद मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि रीजनेबल टीम है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरह से ये कोविड की सिचुएशन आ गई है, उससे पहले थोड़ा बहुत एनालिसिस किया जा सकता था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने इतना बुरा भी नहीं खेला हुआ इंग्लैंड के अंदर। अभी जो कोविड सिचुएशन है इसमें हर चीज चेंज हो गई है, रूल्स चेंज हो गए हैं। पहला एक्सपीरियंस है पाकिस्तान टीम का, गो के वो विजुअल एनालिसिस तो करेंगे वहां जाकर, वेस्ट इंडीज को देखेंगे, लेकिन विजुअल से शायद उतना भी फर्क नहीं पड़े, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को खेलते नहीं है ग्राउंड में जाकर, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे पास पेसर्स अच्छे हैं। अभी मूसा खान की कल इंडक्शन हुई है, एक गुड साइन है, जिनको रिजर्व में रख दिया था। उसके अलावा रोहिल नजीर को बैकअप के तौर पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का मनफी तो आ गया है नेगेटिव, लेकिन 2 नेगेटिव्स आएंगे तब टीम के बाकी जो लड़के जिनके पॉजिटिव आए वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की शर्त है। तो मुश्किल दौरा बहुत ज्यादा है और हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड की जो विकेट्स हैं वो पेसर्स के लिए सीमिंग विकेट्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। यूनुस खान क्योंकि अभी बिल्कुल नए आए हैं बैटिंग कोच, उनको भी इतना ज्यादा एक कहते हैं ना जेल, वो टीम के साथ इतना नहीं हो सके हैं। अभी उनको टाइम चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं टेक्निक भी चेंज नहीं कर सकता, मैं सिखा भी इस तरह से नहीं सकता, लेकिन उनको अभी काफी वक्त चाहिए। फिलहाल वो टूर के साथ हैं, लेकिन बाकी जो न्यू स्क्वाड है उनसे थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि न्यू लड़के जो हैं उनको इतना पता भी नहीं है, और प्लस ये कि इस सिचुएशन में जहां पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन इनके लिए ये एक्सपेरिमेंटल दौरा कह सकते हैं आप, कि इनको तजुर्बा मिलेगा इससे कि आगे आने वाले अगर मैचेस होते हैं इसी सिचुएशन में तो उसको किस तरह से टैकल करेंगे। इसमें हो सकता है पाकिस्तान टीम हार भी जाए, और जिसके चांसेस लगते भी हैं मुझे कि हो सकता है पाकिस्तान टीम हार जाए,
क्योंकि जाहिर से थोड़ा सा लड़के जो हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, नए लड़के हैं उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप जब तक जूझू खेलते रहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब इंग्लैंड की टीम को फेस करना है, तो मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है। और मुश्किल ये तो नए लड़कों के साथ है, जो पहले सीनियर्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल दौर है ये। सही। नादरा साहब, पहले जब हमारे मैचेस होते रहे हैं और पहले हमारे पास जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होते थे उनके हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर को डील नहीं कर पाती, कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर जाती है। अब तो ये नए लड़के हैं, नए चेहरे हैं और डिफरेंट सिचुएशन है, तो आपको लगता है ये प्रेशर डील कर सकेंगे या कॉन्फिडेंस इनका शेक नहीं होगा? वैसे मुझे तो लगता है ये जल्दी पूछती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोलैप्स बहुत जल्दी बैटिंग हो जाती है। अगर आपका एक भी यानी कि टॉप ऑर्डर में से कोई आउट हो जाता है तो बाकी टीम जो है वो अपना मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन कर लेती है और बहुत जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा आउट होने लगता है। तो मेरे ख्याल से इनको मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। यूनुस खान जिस तरह से सब बैटिंग कोच गए हैं, एटलीस्ट वो बकअप करेंगे। वकार यूनुस इनके साथ है, तमाम एक्सपीरियंस स्टाफ इनके साथ इस वक्त मौजूद है, जिसमें सकलैन मुश्ताक अहमद हैं जो कि खुद इंग्लैंड में रहते हैं, वहां की कंडीशंस जानते हैं। और आपको ये बताएं कि आजकल इंग्लैंड में बहुत ज्यादा बारिशें भी हो रही हैं और वहां के मौसम का कोई एतबार नहीं है, किसी वक्त भी कुछ हो जाता है। तो इसमें हो सकता है मैचेस पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़े। सही। नादरा साहब, तो ओवरऑल जिस तरह से आपने भी बात की, फवाद साहब ने भी बात की, तो इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तानी जो शायकीन है क्रिकेट के वो बहुत ज्यादा उम्मीद रखा करते, तो इस बार हम किसी चीज की भी उम्मीद ना रखें, कुछ भी हो सकता है। देखिए, उम्मीद तो अच्छे की हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान टीम अगर हार जाती है तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक बहुत ही उड़ाया जाता है, ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं, उनसे थोड़ा सा इज्तनाब, जो साइकी है उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे प्लेयर जो है उसको खुशी से डील कर लें। बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारी टीम बहुत अच्छा खेल जाए, जो कि हमारी तवक्कुआत हैं कि हो सकता है अच्छा खेले, और हो सकता है ना भी खेले, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। इफ एंड बट्स तो हमेशा रहते हैं। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में दुआओं से जीती थी टीम, तो अब ये नहीं पता कि इसमें भी किस तरह जीते। दुआओं की रिक्वेस्ट अभी भी बाबर आजम ने जाते जाते भी की है कि आप सब लोग दुआ करें, तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक टूर है ये। तो इसमें डेफिनेटली आपको दुआ भी करनी है और प्लेयर को मेहनत भी करनी है। सही। नादरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फवाद साहब, आपने नादरा साहब की तमाम तर गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से वो बात कर रही थी, लेकिन दुआओं के साथ साथ टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि टीम बेहतर तरीके से, नए चेहरे हैं, सिचुएशन डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होगा और प्रेशर को भी वो डील कर लेंगे? देखिए, हम 3 टेस्ट और 3 T20 खेलने जा रहे हैं। जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है तो मुझे तो कोई नए चेहरे नजर नहीं आ रहे। शान मसूद काफी अरसे से ओपन कर रहे हैं, इमामुल हक हैं, आबिद अली बड़ी अच्छी फॉर्म में, फिर बाबर आजम है, हजरत असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, फवाद आलम बहुत फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस रखते हैं, उसके बाद सरफराज अहमद हैं। तो बैटिंग तो हमारी बड़ी तगड़ी है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, इससे अच्छी बैटिंग तो आपको नहीं मिल सकती थी। बॉलिंग में आपके इनएक्सपीरियंस से इतनी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन आपके फास्ट बॉलर जिस तरह से शाहीन शाह, नसीम हैं, शाहीन हैं और अब्बास हैं, तो ये बड़े आपकी एक्सपीरियंस। फिर यासिर शाह हैं, तो अब्बास यासिर शाह तो फिर भी काफी, अब्बास इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेले में हैं। ये 2 यंगस्टर फास्ट बॉलर जो हैं वो थोड़े इनएक्सपीरियंस है, बट बॉलिंग करनी आती है, तेज हैं। तो मुझे टेस्ट क्रिकेट में तो हमारी टीम अच्छी लग रही है और मुझे उम्मीद है कि अगर इसने अपनी जितनी पोटेंशियल है उसके मुताबिक खेले तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी हमारी टीम। और कहीं तौर पे हल्की टीम नजर नहीं आ रही मुझे टेस्ट क्रिकेट का। जहां तक मुझे T20 में थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है। ठीक। फवाद साहब साथ ही मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली सलमान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अली साहब, दौरे इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है मैनचेस्टर रवाना होगी है, क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए हमें क्रिकेट टीम से? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, तवक्कुआत तो बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग क्रिकेट लवर, तवक्कुआत तो हमारी अच्छी ही होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ। और अब पाकिस्तान की टीम चूंकि रवाना हो चुकी है, तो हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए इस अपनी टीम को। लेकिन साथ साथ मैं फवाद भाई को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट जो हमारी टीम है, टेस्ट टीम में हमें बेहतरी की उम्मीद है और T20 में थोड़ी सी हमें परेशानी है। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी अपनी राय है कि मैं समझता हूँ वहां पाकिस्तान टेस्ट में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि पूरे 5 दिन आपने अच्छी क्रिकेट खेलना और हर सेशन में अच्छी क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है ना इंग्लैंड में,
वो कोई ज्यादा इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड की सॉइल पे टोटल 53 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 23 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, 12 में पाकिस्तान कामयाब हुआ और 18 जो टेस्ट मैच थे वो जो थे वो ड्रॉ पे खत्म हुए। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा टेस्ट क्रिकेट में वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले जो 2 टूर थे तो वो पाकिस्तान के लिए काफी खुश आइंद गए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मरतबा इस टीम के साथ मिसबा जैसा बैट्समैन मौजूद नहीं है, इस मरतबा यूनुस खान मौजूद नहीं है जो एक शीट एंगल का रोल प्ले करें, या अगर टीम पे कोई मुश्किलात आती है तो अजहर अली और असद शफीक पे बहुत ज्यादा इस वक्त दबाव होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है। सही अली साहब, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है? परफॉर्मेंस देखें, मैंने यही कहा कि देखा यंगस्टर्स पे पाकिस्तान की टीम है, यूथ एंड यंगस्टर्स का ब्लेंड है और 5 दिन तक जो है वो इंग्लैंड की सॉइल पे खेलना, और इंग्लैंड की एक बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है। और अगर आप देखें तो पॉइंट्स टेबल पे भी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी इस वक्त इंग्लैंड चौथे नंबर पे मौजूद है, 146 पॉइंट वो अपने बैग में रखे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 140 पॉइंट हैं। तो इंग्लैंड में हराना हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान का बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस स्क्वाड गया जब भी काफी मुश्किल हुआ है, और इस स्क्वाड में काफी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिस तरह कुछ कोविड की वजह से कुछ मुतासिर हुए हैं, कुछ की फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान एक अरसे के बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। तो मुझे टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कंसर्न है रादर देन T20 के। सही। तो अली साहब, बैटिंग लाइन तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइन पर काम करने की जरूरत है टीम को। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लैंड में हराने के लिए ना आपको 5 दिन हर सेशन के अंदर अच्छा खेलना है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल है और पाकिस्तान की बैटिंग जो गैर यकीनी है। पूरा जो पाकिस्तान की बैटिंग का जो बोझ है वो असद शफीक और अजहर अली पे होगा, और ये क्या जो है वो पूरा बोझ इस तरह संभाल सकेंगे या नहीं। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफी इनको टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन साथ साथ इनको जो है वो सपोर्ट भी मिलनी है, बाकी 9 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा है। तो अगर वो सपोर्ट मिल जाती है या ये दोनों खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो जब तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अदरवाइज मुझे इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान में अपना कुछ इतना अच्छा आता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली सलमान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और फवाद मुस्तफा साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और दौरा इंग्लैंड के हवाले से तज्जिया पेश कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए लाहौर से मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई। यूनुस खान का कहना है कि टीम के साथ बैटिंग कोच की हैसियत से नए सफर का आगाज हो रहा है। कौमी स्क्वाड ने सुबह 10 बजे लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी में मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरी। कोच मिसबाहुल हक भी टीम के हमरा थे। स्क्वाड में कप्तान अजहर अली, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान टीम का हिस्सा हैं। नसीम शाह, रुहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान चुनवारी और यासिर शाह स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 11 रुकनी अमला भी टीम के हमरा है। रिजर्व खिलाड़ी जफर गोहर इंग्लैंड से टीम को ज्वाइन करेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डेकन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम अगस्त और सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी। सीरीज में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। Oh, gone. Oh, edged. First ball off the drinks. शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम की कोरोना टेस्टिंग और 14 रोज का करंतना होगा, जिसके बाद टीम 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी। कौमी टीम डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 2 से 4 रोजा मैच खेलेगी। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तमाम मैचेस मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। कोरोना आलमी वबा के बाद खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड के मैदान में उतरेंगे। इंग्लैंड रवानगी से कबल खिलाड़ियों ने कहा कि शायकीन तो ग्राउंड में नहीं होंगे, लेकिन शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। जबकि टीम मैनेजमेंट ने भी जीत के लिए कौम से दुआओं की अपील की है। सीरीज खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड, और फैंस जो होते हैं वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रिकेट में, और स्पेशली ग्राउंड में नहीं होंगे
उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें भी, और जज्बे से हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिफरेंट टाइम्स हैं, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी कंपेटिटिव क्रिकेट से आप लोगों को ग्रेट क्रिकेट मोमेंट्स दें, जो कि आप घर पे बैठ के एंजॉय करें इंशाल्लाह। हम फैंस को काफ़ी मिस करेंगे और हम काफ़ी एंजॉय करते हैं इंग्लैंड टूर में। फैंस काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी चेयर अप करते हैं, तो इस बार हम वो चीज़ काफ़ी मिस करेंगे। इस बार जो है वो क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं होगा। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में हमेशा से क्राउड ने पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सी पास में मिसाल मिलती है, तो हमेशा ने क्राउड को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है वो क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं होगा। जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी सपोर्ट करें। तो पहले मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जी दोबारा से क्रिकेट का कमबैक हो रहा है। हमारे लोग जो होते थे ना, जब मुझे एक ओवर में 4 चौके पड़ते थे ना, तो उधर जब मैं फाइनल पे बाउंड्री करने जाता था ना, वहां से आवाज आती, कम ऑन मुशी, कम ऑन मुशी। एक तो मोइन कहता था ना कम ऑन मुशी, एक अवाम कहती थी, एक लोग कहते थे कम ऑन मुशी। जब 92 का वर्ल्ड कप हम जीत के आए पाकिस्तान के लिए, तो हम जब बुरा खेल रहे होते थे तो घर फोन करते थे, वो कहते घबराना ना, पूरे लोग आपके पास पीछे आपको बैक कर रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, अवाम मस्जिद दुआएं करवा रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मेरी फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए यही सजेशन है कि हमें सपोर्ट करें और जहाँ जहाँ मौका मिले हमें फॉलो करें। आई होप कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे। होप फॉर द बेस्ट। कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा है, जबकि कचरे से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने का खदशा है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, मानसून जो है सर पे आ पहुंची है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ शहर में कायम जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई ताहाल नहीं हुई है। जबकि कुछ उस कबल वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची और मुताल्लिका महकमे को अहकामात भी दिए थे कि मानसून से कबल ही जो है नालों की सफाई कर दी जाए, लेकिन कमिश्नर कराची या मुताल्लिका महकमे ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। नालों की सफाई के लिए पैसे भी रिलीज किए जाते हैं, करोड़ों रुपए, लेकिन वो कहाँ जाते हैं उसको अब तक कुछ नहीं पता। नाले जू के तू हैं, नालों में गंदगी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद के नाले पर। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाई, ये नाला जो है पूरा मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी से होता हुआ कईयोंबाद की तरफ निकलता है। इस नाले पे आप कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे कचरे के ढेर लगा हुआ है, नाले की सफाई नहीं की गई है और इस नाले के एतराफ पे काफी बड़ी आबादी रिहाइश पजीर है। और जब ये नाला ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है बारिशों में, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाली यही नाला नहीं बल्कि गुज्जर नाला और कोरंगी में मौजूद जितने भी नाले हैं उनकी भी सफाई ताहाल नहीं की गई है। हालांकि वज़ीर आला सिंध ने भी अहकामात दिए थे कि नालों की सफाई की जाए, पैसे भी रिलीज किए जाते हैं हर साल, लेकिन अब तक उनकी सफाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में एक मसला नहीं है, कराची के शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। एक इलाके में नहीं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। अशरफ सोलंकी से मजीद जान लेते हैं। जी अशरफ। जी देखें, इस वक्त मैं कयूमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें गलियाँ कचरे से भरी हुई हैं। हर तरफ गंदगी, गलाजत ही गलाजत नजर आ रही है। कैमरामैन अगर बैक में दिखाए कि ये कचरा है, कई सालों से ये कचरा यहाँ पर जमा होता रहता है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं, कोई यहाँ से डंप करने वाला नहीं है। इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ का सामना है। यहाँ आसपास जो आबादी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे हो या दीगर इंतजामिया की जानिब से यहाँ से कचरा ना तो उठाया जाता है, ना ही यहाँ की सफाई सुथराई की जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है उनकी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बड़े यहाँ से जाते हैं। ये मेन सड़क है, सड़क पर ही कचरा डंप किया हुआ है, जिसकी वजह से एक तो जाने आने में शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है, दूसरी जानिब ये रिहायशी आबादी को भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस कचरे की वजह से कई बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं और उसी की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, अस्पताल जाके पहुँचते हैं। इलाका मकीनों ने कई बार यहाँ के यूसी ऑफिस में शिकायत की है कि इस कचरा कुंडी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, कचरा यहाँ से साफ किया जाए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं। शहर की अक्सर बेशतर गलियाँ, सड़कें कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। कहीं कहीं तो कचरे के पहाड़ जमा हो गए, जो कि शहर कायद की
जो खूबसूरती है उसको तबाह कर रहे हैं और इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा करती हुई नजर आ रही हैं। जी, इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अशरफ सोलंकी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में नाला लई की सफाई का अमल जारी है, ताहम छोटे नालों की सफाई का अमल ताहाल शुरू ना किया जा सका। नाला लई से मलबा निकालकर पानी में ही बहा दिया जाने लगा, जबकि अफसरान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को सब अच्छा है की रिपोर्ट मिलने लगी। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी नाला लई के मकाम पर मौजूद हूँ। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा होता है। जब आम बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो नाला लई में पानी की सतह में इजाफा हो जाता है, क्योंकि नाला लई की सफाई का अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। इस दफ़ा लेट सफाई का अमल शुरू किया गया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जो मेन जगह है जी, ये जगह साफ कर रहे हैं। जौन सी ये मेन जगह है, ये मेन जगह साफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आप मेरे साथ आए, मैं आपको नए महल्ले में ले जाता हूँ, उधर भी काम हो रहा है। 2-3 दफ़ा ये जो पिछले दिनों में बारिश हुई है, लोगों के घरों में पानी आ गया, सब उधर ही मलबा पड़ा हुआ, उधर ही उठा रहे हैं, उधर ही फेंक रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, आपने देखा भी है, बल्कि जो है वो वासा हुकाम की जानिब से जो मशीनरी लगाई है, ये आप देख सकते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि ये मलबा निकालते हैं और निकालने के बाद इसी पानी में बहाया जा रहा है। जबकि वासा हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि मलबा निकाल के रावलपिंडी से कहीं दूर शहर में फेंका जाएगा, नाला लई की प्रॉपर तरीके से सफाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नाला लई की अगर प्रॉपर तरीके से दोनों साइडों से सफाई की जाए तो नाला लई इतनी चौड़ाई हो जाएगी कि बारिशों से जो है नाला लई में पानी की सतह बुलंद नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत सिर्फ दावों तक ही महदूद है और सिर्फ जो है वो फर्जी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिर्फ नाला लई की सफाई मेन शाहराहों पे करके दिखाया जा रहा है कि नाला लई की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया, लेकिन सफाई इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया सुहेल राजा, आप अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस सामने आने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है, जबकि जिलाई इंतजामिया की तरफ से सेक्टर G9, 2, 3 और मरकज को डी सील कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं अलमदार बलोच से, जो इस वक्त I-84 सेक्टर में मौजूद हैं। अलमदार बलोच, इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन से सेक्टर सील करने के हवाले से तजावीज दी गई और किन सेक्टर्स को डी सील किया जा रहा है? जी बिल्कुल काशिफ, इस्लामाबाद में जो है कोरोना केसेस की वजह से जो सेक्टर जो है वो सील हैं, जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन है, उनमें जो है G6, 2, 3, जो I-10, 1, 2 और मरकज, इसी तरह G10, 4, G7, 2 और गौरी टाउन के दो फेज जो है उसका फेज 4 और 5 जो है वो शामिल है, जहां पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन है जो कोरोना केसेस सामने आए थे उसके बाद। अभी जिस सेक्टर में हम मौजूद है ये I-84 का सेक्टर है, I-8, 3 और 4 सेक्टर और मरकज जो है वो यहाँ पर जो है वो सील किए गए हैं कोरोना केसेस के बाद। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये आपको दिखा सकते हैं कि जो इंट्रेंस है यहाँ पर, जो रास्ता है I-8, 4 और 3 को जाता है, यहाँ पर इस वक्त इसको सील किया गया है और यहाँ पर जो है पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और सिर्फ उन गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जो अंदर लोग हैं और जो जरूरी काम से अगर बाहर निकलते हैं तो उनको आने दिया जा रहा है। चेक एंड बैलेंस भी ये कर रहे हैं ताकि गैर जरूरी तौर पर शहरी जो है वो बाहर ना निकले, तो इस हवाले से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो अंदर मार्केट है इन सेक्टर्स के अंदर, तो वहां पर भी SOPs के मुताबिक जो है वहां पर उनको जो जरूरी अशिया की दुकानें हैं जिसमें दही है, दूध है, ग्लॉसरी है, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो खुले हुए हैं और वो भी SOP के मुताबिक के ताकि शहरी जो है अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें ले सके, तो वो और SOPs के मुताबिक जो टाइम है उसके मुताबिक वो दुकानें खुलती और बंद होती हैं। जहां तक डी सील करने की बात है तो जिला इंतजामिया ने आज जो पहले सेक्टर सील किए गए थे, G9 सेक्टर जो मरकज और 2, 3 थे, आज उसको जो है वो डी सील कर दिया गया है और जिला इंतजामिया की तरफ से यही कहना है कि इस स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना केसेस पर काबू पाया जा रहा है। तो इसी तरह जिन जिन सेक्टर्स की रिपोर्ट आती जाएगी उनको उसके साथ साथ ही हम डी सील करते जाएंगे। जी, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस की तादाद में कमी आ रही है। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। अलमदार बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर भर में कोरोना केसेस बढ़ने का मामला, रावलपिंडी इंतजामिया ने मजीद 8 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने की तजवीज दे दी है। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। सुहेल, बताएगा कौन कौन से इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने की तजवीज दी गई है? सुहेल से कुछ ही देर में राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं, शहर भर में कोरोना केसेस बढ़ने का मामला, रावलपिंडी इंतजामिया की मजीद 8 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने की तजवीज दी गई है।
हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नजर हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आज लॉकडाउन के दूसरे रोज कारोबारी मराकज बंद हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम और फैलाव को रोकने के लिए हर हथियार आजमा रही है। NCOC की जानिब से 2 रोजा लॉकडाउन के फैसले के तहत मुल्क भर में कारोबार की 2 रोजा बंदिश जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भी ट्रैफिक न होने के बराबर है। दूसरी जानिब आवाम की सहूलत के लिए दूध, दही, बेकरी आइटम, गोश्त, किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खुली हैं। जो दुकानें खुली हैं वहाँ निगरानी का अमल जारी है और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। लापरवाही बर्दाश्त से बाहर SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़े पैमाने पर सजाएं और जुर्माने आयद किए जाएंगे, जबकि मार्केट्स भी सील कर दी गई हैं। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 7,882 वाकयात रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 1070 से ज्यादा मार्केट्स सील की गई हैं। 234 गाड़ियों को जुर्माना किया गया, जबकि इस्लामाबाद में SOPs की 16 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 14 दुकानों को सील किया गया और 2 ड्राइवर्स को जुर्माना भी आयद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 3252 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई और 150 गाड़ियां और 178 दुकानों को सील किया गया। पंजाब में SOPs की 2172 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। आजाद कश्मीर में 390 खिलाफ वर्जियां सामने आई, जबकि 63 ड्राइवर्स और 53 दुकानें सील की गई। बलोचिस्तान में 786 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई और 203 गाड़ियां सील की गई, जबकि 95 दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। और मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 2,02,955 तक जा पहुंची है। 24 घंटे के दौरान मजीद 83 मरीज दम तोड़ गए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। मुल्क में एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद 1,06,213 है। सिंध में 78,267, पंजाब में 74,202 केस सामने आ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद 25,380 हो चुकी। बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 10,261 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 12,395 कोरोना केस रिपोर्ट हो चुके। आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 1,027 हो गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,423 है। 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 4,072 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में वायरस से मुतासर सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 92,624 हो गई है। 24 घंटे में मुल्क भर में 25,013 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में मजमूई कोरोना टेस्टों की तादाद 12,39,153 तक पहुँच गई है। मुल्क के 768 अस्पतालों में कोरोना के 5,342 मरीज जेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,562 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के 502 मरीजों को वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। मौसम की बदलती हुई रुतों के बारे में आपको बताएं, पंजाब के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। मियांवाली में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मियांवाली में बादल जमकर बरसे, बारिश ने जलथल एक कर दिया। मौसम के अहवाल बताने वालों ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब के इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर, जेलम, अटक, चकवाल, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, नारवाल, कसूर, लैया और भक्कर में बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब के इलाके मुल्तान, डीजी खान, लैया, भक्कर, राजनपुर, बहावलपुर और बहावलनगर में भी गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, धीर, बुनेर, सवात, मालाकान, मर्दान, चारसदा, पिशावर, एबटाबाद, सवाबी, कोहाट, करम, टांक, बनू और डीए खान में बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मोहनजोदड़ो में पारा 46 डिग्री तक पहुंच जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अवर आलूद रहेगा और बेशतर मकामात पर बादल बरसेंगे। मकबूजा कश्मीर के बासियों पर भालती मजारम जारी है, लेकिन कुदरत मेहरबान है। श्रीनगर और बारामूला में बादल बरस पड़े। लद्दाख में दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात को बारिश का भी इम्कान है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको अफसोसनाक खबर देंगे। लाहौर में कातिल डोर माओ की गोदें उजाड़ रही है। एक और घर की कली को डोर ने मसल दिया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से एक और बच्ची की जान चली गई। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, ये शिबली टाउन सांदा का इलाका है जहाँ में गले पे डोर फिरने से 5.5 साल बच्ची हरीम फातिमा जो है वो जानबाजी हार गई है। पुलिस के मुताबिक मतूफिया अपनी फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पर मॉडल टाउन से शाहदरा जा रही थी कि रास्ते में जो है
उसके गले पे डोर फिरी, जिसके डोर फिरने के बाद जो है बच्ची को वालिदैन जो है वो मियां मुंशी अस्पताल लेके गए, जो बंद रोड पे वाक़ है, लेकिन बच्ची जख्म की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गई है। 5.5 साल हरीम फातिमा जो है वो फिरोज वाला शाहदरा की रिहायशी थी और मॉडल टाउन से अपने वालिदैन के साथ जो है वो अपने घर वापस जा रही थी कि बंद रोड पर कातिल डोर ने जो है हरीम फातिमा की जान निगल ली है। दूसरी जानिब CCPA लाहौर ने बाकायदा तौर पर वाक़े का नोटिस ले लिया है और उन्होंने SP इकबाल टाउन से जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिस लेकर रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि ज़राए के मुताबिक अभी ये भी कहा जा रहा है कि DIG ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से जो है वो SHO सांदा इंस्पेक्टर शजील ज़िया को फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया है। 6 साल हरीम फातिमा के जान भाग होने के मामले में जो है वो CCPA ने बाकायदा तौर पर नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि अब DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने SHO सांदा इंस्पेक्टर शजील ज़िया को फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। जी सही जैन, ये पहला वाकया नहीं है, लाहौर में इस तरह के पहले भी वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और इस हवाले से इकदाम भी सामने आते हैं, लेकिन कोई खातिर खा कदम उठाया नहीं जाता कि इसका सद्देबाब मुकम्मल तौर पर मुमकिन हो सके। क्या सिर्फ नोटिस तक बात महदूद रहती है? जी बिल्कुल, जो लाहौर शहर में पतंगबाजी हमने देखा कि इससे काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन जो ही लॉकडाउन हुआ, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हुई, तो हमने देखा कि पतंगबाजी जो है वो फिर से शुरू हो गई और पुलिस उसको रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। पुलिस से जब सवाल किया जाता है कि पतंगबाजी जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है और कई जानें निकल चुकी है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ हमने देखा सबसे गले पे डोर फिरने के वाकयात में जो है वो भी खासा इजाफा होता जा रहा है। जब पुलिस से बात करते हैं तो उनका कहना है कि वो लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए इतने मसरूफ हैं कि उन्हें दीगर कामों के लिए जो है वो वक्त नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि वक्ती तौर पे कुछ फैक्ट्रीज पे छापा मारा जाता है, कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पतंगे और उनसे डोरें जो है वो कब्जे में ली जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अब भी शाम होते ही हम देखते हैं कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पे जो है वो पतंगे नजर आती हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जैन नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े मुल्कों के घुटने टेक दिए, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्यादत में कि वो वजीर आजम है इस मुल्क का, वरना अगर ये लुटो और पुटो ग्रुप होता तो इस मुल्क का क्या हाशर होना था ये लग पता जा रहा। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोरोना वबा के हवाले से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का जिस तरीके से इन्होंने माजी में छोड़ा था और जिस तरीके से इन्होंने अपने जो वसाइल जिस तरीके से छोड़े थे, तो इसलिए मैं आखिर में यह कहूंगा कि इस वक्त सियासत अपनी जगह पे अगर आप लोगों ने खेलनी है वो खेलें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ न खेले। खुदारा पाकिस्तान के इस वक्त जो मुश्किल वक्त आया कोरोना वबा, उसके साथ न खेले, उस पर सियासत। पहले इस कोरोना वबा को शिकस्त देनी होगी, फिर उसके बाद आप सियासत करें, और ये जो इल्जामात के बौछार कर रहे हैं वो फिर करें। तो आखिर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में, हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन में, जहां पे कोरोना की वबा से खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि लाहौर में मानसून के आगाज पर सीवरेज के मेन होल्स और नालों की सफाई का आगाज नहीं किया जा सका, जिससे बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल बताइएगा, अब तक नालों की सफाई का काम क्यों नहीं शुरू हो सका? जी, शहर लाहौर में मानसून के आगाज से कबल जो नाले और मेन होल्स हैं सीवरेज के, उसकी सफाई का आगाज किया जाता है और सफाई भरपूर तरीके से की जाती है ताकि मानसून के दौरान होने वाली बारिशों से जो मेन होल्स हैं और जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब ना आएँ। लेकिन अब तक मानसून का आगाज होने से कबल जो सफाई का निज़ाम शुरू किया जाता है वो अब तक उसका आगाज नहीं किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के नाले गुजर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले सफाई की गई थी, लेकिन अब
प्री मूनसून का आगाज भी हो चुका है, तो मुख्तलिफ जो नाले हैं उसमें सफाई का काम अभी शुरू किया जाना चाहिए, ताकि मूनसून के दौरान होने वाली बारिशों से जो मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, उसके अलावा जगह जगह पानी खड़े होने से बीमारियाँ फूट पड़ती हैं, उससे बचा जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से जो गुजरने वाले नाले हैं वहाँ पर अभी सफाई का काम नहीं किया गया। इस वक्त मैं गुलशन रावी के इलाके से जो गुजरने वाला नाला है वहाँ मौजूद हूँ, और जगह जगह जो कूड़ा क्रिकेट है वो नाले के अतराफ में मौजूद है। शहरियों की जानिब से भी जो कूड़ा क्रिकेट है वो नाले के अतराफ फेंका जा रहा है, और वही फिर कूड़ा क्रिकेट जो है वो नाले में गिर जाता है, जिसकी बाइस जो सीवरेज में रुकावट का सामना करना पड़ता है। और जो सीवरेज के लिए नाले बनाए गए हैं, इसके अलावा मेन होल्स हैं, यही फिर गंद वहां चला जाता है, और उससे जो सीवरेज है वो ब्लॉकेज हो जाती है। और इसके अलावा जब अब आने वाले दिनों में मजीद बारिशें जब शुरू होंगी तो जगह जगह पानी खड़े होने के जो वाकयात हैं, और इसके अलावा जो जगह जगह पानी खड़ा होता है वो उन मसाइल में इजाफा हो जाएगा। जो नाला है उसके अतराफ गंद इस कदर मौजूद है, और वही गंद नाले में जा रहा है। वासा को इसके मुतालिक कोई हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए कि नाले के अतराफ कूड़ा क्रिकेट ना फेंका जाए, और अगर फेंका जाए तो उसको बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। यहाँ कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। नाले के अतराफ जो गंद पड़ा हुआ है वो कई रोज से यहाँ के इलाका मकीन है, उनका कहना है कि वो उठाया नहीं जाता, और वही गंद फिर नालों में चला जाता है, जिससे सीवरेज की जो पानी है उसके बहाव में रुकावट आ जाती है। तो वासा की जानिब से अभी तक आगाज नहीं किया गया, और जो नाले हैं वो उस तरह ही हैं, गंद भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। 12 घंटे तक की बंदिश ने कराची समेत मुल्क भर में लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की बंदिश भी मामूल बन गई। लोड बढ़ने से ट्रिपिंग और तारों के जलने की शिकायत भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। कराची में बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहर कैद में कहीं 8 तो कहीं 12-12 घंटे बिजली गायब होने की वजह से शदीद गर्मी में शहरियों को न दिन में चैन है और न रात को सुकून है। पंजाब में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में तेजी आ गई है। शहरियों के मुताबिक शहर में रोजाना 6 से 8 घंटे, जबकि नवाही और दही इलाकों में 10 से 12 घंटों तक की लोड शेडिंग जारी है। कराची वालों को सताने के लिए के इलेक्ट्रिक ने नया बहाना तलाश कर लिया। कराची इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार के लिए इजाफी गैस की सप्लाई का नाकाफी करार दे दी। कराची वालों की एक मुश्किल टलती नहीं कि नई शुरू हो जाती है। कराची के इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार के लिए इजाफी गैस की सप्लाई नाकाफी करार दे दी। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि फर्नेस ऑयल की फराहमी तक मतलूबा मिकदार में बिजली नहीं बना सकते। SSGC का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 240 से 260 मिलियन फीट गैस की सप्लाई की जा रही है। कराची में बिजली की तलब 3400 मेगावाट, जबकि इलेक्ट्रिक 23 मेगावाट बिजली बना रही है। कराची के लिए नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। कराची में बिजली की तलब और रसद में 400 मेगावाट का फर्क है। उधर खानगढ़ में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजमल से। मोहम्मद अजमल, बताएगा गर्मी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज खानगढ़ में भी सूरज का पारा चढ़ा हुआ है और गर्मी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत से तंग आकर जो है आज देहातों का रुख करते हुए ट्यूबवेलों में जो है ये लोग नहा रहे हैं, और नौजवानों की काफी तादाद जो है जो इन ट्यूबवेल पर आ चुकी है और यहाँ पर आम भी तोड़ रहे हैं और ट्यूबवेल में नहा भी रहे हैं। हमारे साथ चंद नौजवान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इन ट्यूबवेल में नहाकर वो किस हद तक जो है एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत की वजह से हम सब भाइयों ने प्रोग्राम बनाया ट्यूबवेल पे नहाने का, ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। और यहाँ के काफ़ी हद तक गर्मी पे कंट्रोल कर लिया और हमारे बॉडी टेम्परेचर अब बिल्कुल कंट्रोल में है और यहाँ इंजॉय भी कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक और नौजवान शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ बहुत बिजली नहीं थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, 2 सारे इकट्ठे हुए हैं और हम आम भी खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत सारा ठंडक महसूस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, नौजवानों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से तंग आकर शहरों से देहातों का रुख किया है और यहाँ पर ये दोस्तों की सूरत में, भाइयों की सूरत में जो है ये ग्रुप की सूरत में यहाँ पर आए हैं और आम भी तोड़ रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद अजमल। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर MQM के खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। ये वॉल चॉकिंग शहरियों की जानिब से की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ।
हाँ जी बिल्कुल, ये नाजमाबाद का इलाका है जहां पर गुज़िश्ता रात जो है एमक्यूएम के खिलाफ वाल चैकिंग की है, जिसमें मुहाजिरों के नाम सियासत नामंजूर और मुहाजिरों के नाम पर सिंधु देश बनाने वालों पर जो है लानत और नामंजूर के नारे लगे हुए हैं। वॉल चैकिंग की गई है, जबकि वॉल चैकिंग में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर इमरान कत्ल के एमक्यूएम नामंजूर एहलिया ने कराची की जानिब से ये कराची की मुख्तलिफ दीवारों पर जो है वॉल चैकिंग की गई है, जिसमें मुल्क दुश्मन एमक्यूएम नामंजूर राह के एजेंट से लेकर दीगर ऐसी वॉल चैकिंग की गई है, जिस तकरीबन पुलों और बिल्डिंग्स और दीगर मुख्तलिफ दीवारों पर ऐसी वॉल चैकिंग की गई है। ये पहली बार वॉल चैकिंग नहीं हुई, इससे पहले भी कराची की मुख्तलिफ दीवारों पर एमक्यूएम के खिलाफ वॉल चेकिंग की जाती रही है और आज भी ये इसी तरह मुख्तलिफ दीवारों पर एहलिया ने कराची की जानिब से वॉल चेकिंग की गई है, जिस पर जो है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना चाहिए। एहलिया ने कराची की जानिब से जो वॉल चेकिंग की गई है, वॉल चेकिंग पर पाबंदी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे सियासी और जो है सियासी नारे और वॉल चेकिंग की गई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए भी बढ़ा दिए। एसी बस के किरायों में 20%, जबकि नॉन एसी बसेस के किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा जैन नकवी से। जैन, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है, अवाम का क्या कहना है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से नॉन एसी बस में 15% और एसी बस में जो है वो 20% किराए में इजाफा कर दिया गया है। शहरी खासे परेशान है। शहरी कहते हैं कि एक तो पेट्रोल की कीमत जो है उसमें 25 रुपये का इजाफा किया गया, तो उसके फौरी बाद जो है वो किरायों में मुकम्मल तौर पर इजाफा कर दिया गया है। शहरी का कहना था कि जब पेट्रोल सस्ता था तो तब ट्रांसपोर्टर्स हजरात की जानिब से जो किराए हैं उनमें कमी नहीं की गई, लेकिन अब जो ही पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा होते ही किरायों में इजाफा हो गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं। बताइएगा, किरायों में इजाफा कर दिया गया ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर हम कोरोना से पहले ही अवाम जो है वो परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट ने मतलब पेट्रोल एकदम ही 25 रुपये बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से जो है किराए भी बढ़ने हैं और 1 रुपये कम होता है, ठीक है, किराया नहीं, मतलब कि पेट्रोल कम होता है तो किराया कम नहीं होता, लेकिन जैसे पेट्रोल बढ़ता है 1 रुपये भी बढ़ता है तो इन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा देनी होती हैं। अभी 25 रुपये बढ़ा है, देखें आज कितना ज़्यादा किराया डबल कर देंगे ये तो। अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा बिल्कुल, दूसरी जानिब देखिए लॉकडाउन है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस बस स्टेशन पे जो है वो सवारियों की तादाद भी खासी कम नज़र आती है, सवारियाँ कम हैं। और जब ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि किराए में जो ये इजाफे का फैसला है इस पर नज़रसानी कर रहे हैं, क्योंकि सवारियाँ इतनी कम हैं कि अक्सर औकात जो है उनकी बसें यहीं खड़ी रहती हैं। सवारियाँ ना होने की वजह से वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। एक तरह तो लॉकडाउन है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो हर होशरबाब महंगाई पे जो है वो अवाम ने सर पकड़ लिया है और अवाम कहती है कि खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो तब्दीली के नारे लगाती थी उन नारों पे पूरा उतरे ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है। जैन नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, मुंतखब नुमाइंदों की गैर संजीदगी पर अवाम हैरान। इसहाक डार और चौधरी निसार ने ताहाल हलफ ना उठाया। कानून में सुकम दोनों सियासी रहनुमाओं के काम आने लगा है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर ऑन शराजी मौजूद हैं। ऑन बताइएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मानूर अरकान असम्बली इसलिए मुंतखब होके आते हैं कि वो अपने हल्के की आवाम की आवाज उठा सकें। ताहम 2 ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने तकरीबन 2 साल से जायद का अर्सा हो गया है, उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया, जिनमें एक चौधरी निसार अली खान है जो PP 10 से इलेक्शन जीत के आए थे और उन्हें 23 माह हो चुके हैं कि उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया। जबकि दूसरे सेनेटर इसहाक डार हैं जो पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए थे, उन्हें 27 माह हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने जो है वो हलफ नहीं उठाया। इस हवाले से हमारी इलेक्शन कमीशन के जराये से बात हुई है तो उनका कहना है कि कानून में कोई भी ऐसी छिक मौजूद नहीं कि अगर कोई
जो रुकने कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बली हलफ नहीं उठाता तो उसका इलेक्शन कलदम करार दिया जाएगा। तो ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि अभी तक इनमें दोनों में से किसी ने ये जो है वो हलफ नहीं उठाया। इससे कबल में ये मामला हो चुका है और इस कानून के सकम को दूर नहीं किया गया कि जब कलथूम नवाज ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर से जीती थी तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो लंदन इलाज के लिए चली गई थी। तकरीबन 1.5 साल वो वहां पे रही, लेकिन उन्होंने इस दौरान हलफ नहीं उठाया और ना ही कोई कानून में तब्दीली लाई थी और ना ही कौमी असम्बली ने इस कानून की कोई इस तरह मंजूरी दी कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली एक मखसूस अर्सा तक हलफ नहीं उठाता तो फिर उस हल्के की अवाम को नुमाइंदगी देने के लिए नए सिरे से। सही, बहुत शुक्रिया शराजी। और अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।